आरवी मानुषी स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक को कवर करेंगे जो कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक चलती है, हमारा राजस्थान न्यू बुक। इस बुक से हमेशा राजस्थान से संबंधित जितनी भी भर्तियां हैं, चाहे वो एलडीसी से लेकर आरएस स्तर तक की, उनमें इन बुक से हमेशा प्रश्न बनते आए हैं और आगे भी बनते रहेंगे। हम स्टार्ट करेंगे कक्षा 6 से। हो सकता है कक्षा 6 की जो हमारा राजस्थान बुक है इसके क्वेश्चन बहुत सिंपल रहे, बहुत साधारण रहे, लेकिन जो शुरुआती स्टूडेंट है उनके लिए इन क्वेश्चन को पढ़ना भी आवश्यक है। हमने इससे पहले बुक के बारे में पढ़ लिया था। उस बुक से प्रत्येक अध्याय से हमने कुछ क्वेश्चन बनाए हैं, उनको हम आपको हल कराते जाएंगे और साथ में ही उनका डिस्कशन कराते भी जाएंगे। आपके लिए ही बहुत महत्वपूर्ण और कारागार ये सिद्ध होगा। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला अध्याय, पहला क्वेश्चन है, देखते हैं राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है। तो आपको साथ में अपना हिसाब से आपको ऑप्शन भी टिक करना है ताकि आपका टेस्ट भी हो सके, ताकि आपको मालूम चल सके कि हाँ आपके कितने क्वेश्चन सही है इसमें से। तो राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई, नंबर एक, हमें ये ध्यान रखना है कि कौन सा भी क्वेश्चन पढ़ें, कौन सा भी क्वेश्चन पढ़ते समय ये ध्यान रखना है कि पूछा क्या है। यानी कि पहले आपको उसके नीचे पेपर रहेगा, पेपर के नीचे क्वेश्चन के नीचे आपको ऐसे लाइन कर देना चाहिए उस पेपर में, ताकि आपका ध्यान बिल्कुल बराबर रहे कि पूछा क्या गया है। क्योंकि मैंने देखा है कि प्रत्येक एग्जाम में जो भी अभ्यर्थी होते हैं वो 2 या 3 क्वेश्चन तो ऐसे रहते हैं जो पढ़ने की वजह से वो गलती करके आ जाते हैं, और 1-2 नंबर से अगर वो रहते हैं तो उनको जिंदगी भर उसका मलाल रहता है। तो आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना। तो राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा पूछी है। जैसे 1070 तो क्या है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा है पाकिस्तान के साथ राजस्थान की। अगर कुल स्थलीय सीमा की बात करें तो 5920 किलोमीटर राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा मानी गई है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में अगर आप 5920 में से 1070 घटाते हो तो आपको 4950 किलोमीटर आपको राजस्थान की राज्य सीमा प्राप्त होगी। ठीक है। अब इसके बाद में इसमें गलत दिया हुआ है कि 3,42,339 239 किलोमीटर या 339 किलोमीटर अलग अलग दिया हुआ है, लेकिन आपको 239 किलोमीटर आपको इसमें मानना है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान भारत के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है। तो इसका आंसर आपको क्या देना है, कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है। अब आपको देखना है कि 61% किस पर है। यानी कि आपके एग्जाम में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं पिछले वर्षों के, उनको हल कराऊंगा, क्योंकि उन्हीं क्वेश्चनों से आपके वापस क्वेश्चन बहुत से रिपीट होते हैं। तो इसका आंसर है 10.41% भाग पर ही फैला हुआ है, और 61.11% भाग पर क्या है, राजस्थान के भूभाग पर मरुस्थल फैला हुआ है। यानी कि मरुस्थल कितने पर है, 61 ये इस बुक के आंकड़े हैं, कक्षा 6 की बुक के आंकड़े। अगर इस पे आपके डाउट होता है तो आप ऑथेंटिक रूप से आप आरपीएससी में इसके आंकड़े लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, रेड क्लिप रेखा को की लंबाई राजस्थान में कितने किलोमीटर है। तो इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर है, राजस्थान में रेड क्लिप रेखा की लंबाई कितने किलोमीटर है। तो ये वापस क्वेश्चन इन्होंने रिपीट कर दिया, तो इस पर आपको ध्यान नहीं देना, क्योंकि ये पहला वाला क्वेश्चन इसमें हमारे जो बनाने वाले उन्होंने रिपीट कर दिया। अगला क्वेश्चन है, भारत पाकिस्तान के मध्य स्थित अंतर्राष्ट्रीय रेखा का नाम क्या है। भारत पाकिस्तान के मध्य स्थित अंतर्राष्ट्रीय रेखा का नाम क्या है। अब देखोगे तो रेड क्लिप रेखा किसके मध्य, भारत और पाकिस्तान के मध्य है, तो ये रेड क्लिप रेखा कहलाती है। मैकमोहन रेखा किन किन के मध्य, ये चीन और भारत के मध्य की रेखा कहलाती है, भारत और चीन के मध्य मैकमोहन रेखा। डुरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान, कभी कभी भारत और अफगानिस्तान के बीच में भी डुरंड रेखा आ जाती है। ये सिंपल सिंपल क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि कक्षा 6 की बुक में इतने ही सिंपल क्वेश्चन है, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे उनका इस तरह बढ़ता जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में वर्तमान में कितने राज्य हैं। तो वर्तमान में कितने राज्य बता सकते हो आप। तो 28 राज्य है। 28 राज्यों में से पहले 29 थे, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर को वर्तमान में राज्य से हटा दिया गया है। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर आप जनसंख्या घनत्व के हिसाब से देखें तो जनसंख्या घनत्व के हिसाब से बिहार सबसे बड़ा राज्य माना जाता है।
क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा और सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो सबसे बड़ा जिला तो अपन को दिख रहा है जैसलमेर, और सबसे छोटा जिला कौन सा है इसमें? धौलपुर इसमें सबसे जिला है। आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हो, धौलपुर और जैसलमेर में बहुत से ऐसी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। मैं इनका एक एक पहले इनको आंसर करा देता हूँ, उसके बाद में आपको इनके एक एक के बारे में आपको बताता जाऊंगा। जैसे इस बार आर एस मेंस में पूछा गया था, सिरोही का एकीकरण पूछा गया था। आर एस मेंस 2021 में पूछा गया था, ये सिरोही वाला क्वेश्चन वाला। धौलपुर, जैसलमेर, पंजाब मंडल, ये सब आपको याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान की भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में अवस्थिति है। तो भौगोलिक दृष्टि से तो उत्तरी पश्चिमी भाग में अवस्थिति है। तो अक्षांश और देशांतर आपको बताना है। ये तो अच्छा हुआ कि इसने टाइपिंग करने वाले ने उत्तरी अक्षांश, दक्षिणी अक्षांश इस तरह से नहीं दिया, या फिर पूर्वी देशांतर या पश्चिमी देशांतर नहीं दिया। तो पहले तो आपको ये याद रखना है कि राजस्थान कहाँ पर है। तो राजस्थान उत्तरी अक्षांश में। कहाँ पर है? उत्तरी अक्षांश में। और कौन से देशांतर में है? पूर्वी देशांतर में। अब आप इतना तो जानते होंगे कि उत्तरी पूर्वी देशांतर क्या होते हैं। जैसे ये ग्लोब है, इस ग्लोब पर लगभग जो अक्षांश और देशांतर रेखाओं का एक जाल होता है। इस तरह से ये आड़ी रेखाएं अक्षांश कहलाती है ये, और इस तरह से जो होती है कड़ी रेखा है वो देशांतर कहलाती है। ग्रीनविच रेखा होती है बीचों बीच वाली, 180 इधर होते हैं, 180 इधर होते हैं। इसी तरह बीच वाली जो रेखा होती है, ये वाली अक्षांश रेखा होती है, इसको भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा भी कहते हैं। इसके बाद में ये ऊपर वाली 23.5 डिग्री वाली कर्क रेखा होती है, और नीचे वाली 23.5 डिग्री मकर रेखा होती है। 90 इधर होते हैं, 90 इधर होते हैं। तो जो अपन देखते हैं तो यह ग्लोब है। इस ग्लोब में जो ये जो रेखाएं हैं, जैसे ग्रीनविच रेखा ये वाली, अब भूमध्य रेखा ये वाली, इसको 4 भागों में बांटती है। तो इसके ऊपर वाला भाग कहलाता है उत्तरी गोलार्ध, और इसके इधर वाला गोलार्ध कहलाता है पूर्वी गोलार्ध। ठीक है। तो राजस्थान यहाँ पर, इस स्थान पर, राजस्थान पर, ये आपको ध्यान रखना है। तो राजस्थान कौन से गोलार्ध में हुआ? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में हुआ। अब वो पूछ रहा है कि कौन से अक्षांश कौन से देशांतर में है। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है 23 डिग्री 3 मिनट से 23 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, और 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर के बीच में राजस्थान की अवस्थिति है। साथ में अगर आपकी भारत का सिलेबस भी हो तो भारत का आपको इसकी स्थिति आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे बड़ा महाद्वीप आप शुरू से पढ़ते आए हो, कौन सा महाद्वीप है? एशिया महाद्वीप है। इसके बाद में राजस्थान की भारत की स्थिति अवस्थित है, यानी कि राजस्थान की भारत में स्थिति कहाँ पर है, कौन सी दिशा में है? तो आपको इससे पहले 8वां क्वेश्चन आया था, कहाँ पर है? तो उत्तरी पश्चिमी भाग में। कहाँ पर है? उत्तरी पश्चिमी भाग में, उत्तर पश्चिम में राजस्थान स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में कोटा, बूंदी, बारात, झालावाड़ किस संभाग में स्थित है? किस संभाग में स्थित है? तो ये लगभग कोटा संभाग में है। कुल 7 संभाग है। 7 संभागों का आपको पता है कि संभागीय व्यवस्था कब शुरू की गई थी और कब समाप्त की गई थी, यदि आपको पता है तो 1962 में आपको पता है संभागीय व्यवस्था क्या की गई थी। 1987 में क्या क्या किया गया था, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। 62 और 87 में क्या क्या हुआ था। अगला क्वेश्चन है, राज्य में सबसे पहले सूर्योदय और सूर्यास्त किस जिले में होता है, ये आपको बताना है। तो राज्य में सबसे पहले और सबसे बाद सूर्यास्त किस में होता है? तो धौलपुर जिले में होता है, क्योंकि राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? धौलपुर है, जहाँ पर सूर्य की किरणें उगती है। यहाँ पर बहुत सी चीजें हैं, जैसे 12 भाइयों का मेला कहाँ बढ़ता है? धौलपुर में बढ़ता है। भरतपुर इसके बाद बनता है, भरतपुर संभागीय मुख्यालय है। और जैसलमेर सबसे पश्चिमी जिला मुख्यालय है, ये आपको ध्यान रखना है। उदयपुर, उदयपुर में ये खनिजों की दृष्टि से राजस्थान का सबसे समृद्ध जिला है, जिलों की नगरी भी कहलाता है। 13वां क्वेश्चन है, राज्य में सबसे बाद में सूर्योदय और सूर्यास्त किस जिले में होता है? अब इसमें देखो, इसमें पहले आपको ऐसे करना है, सबसे पहले सूर्योदय किस में होता है, उसके बाद में 13वां पूछा सबसे बाद में। तो सबसे बाद में, यानी कि सबसे बाद में जैसलमेर पश्चिम में है, तो पश्चिम में सबसे बाद में सूर्योदय सूर्यास्त होता है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि राजस्थान में सबसे तिरछी सूर्य की किरणें कहाँ पड़ती है? तो आपको पता होगा, वो आंसर था गंगानगर, श्री गंगानगर। और सबसे सीधी सूर्य की किरणें कहाँ पड़ती है? तो बांसवाड़ा, ये आप जानते होंगे, लगभग भूगोल के विद्यार्थी जानते हैं कि किस किस कारण से सूर्य की किरणें श्री गंगानगर में पड़ती है और किस कारण से बांसवाड़ा पे सीधी किरणें पड़ती है।
क्यों? क्योंकि आपको पता है कि भूमध्य रेखा पर सूर्य हमेशा 12 माह चमकता रहता है। तो इस कारण जैसे जैसे भूमध्य रेखा के दूर जाते हैं तो सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती है। राजस्थान के पड़ोसी राज्यों की संख्या कितनी है? तो आपको बताना है कितनी राज्य कितनी है। तो इसमें इसका आंसर रहेगा 5। कितने? 5। 5 कौन कौन से बताओ आप। नंबर 1 तो पंजाब है। पंजाब के साथ कितनी लगती है? 89। तो आपको 5 राज्यों की सीमा आपको याद रखनी है। तो आप बोल सकते हैं सर इतने सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्या? हाँ, क्यों नहीं पूछेंगे। अगर मान लीजिए आपके 100 क्वेश्चन है तो 100 क्वेश्चन आपके हार्ड थोड़ी पूछेंगे। ठीक है, कम से कम आपके 40 से 60% जो क्वेश्चन होते हैं वो हल्के यानी सिंपल क्वेश्चन का वेटेज होता है। और इन्हीं सिंपल क्वेश्चन की वजह से ही अभ्यर्थी गलत करने से वो एग्जाम में सबसे पीछे रह जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में आगे चलते हैं। दूसरा अध्याय, पहला अध्याय अपना कंप्लीट हो गया है, राजस्थान अध्ययन का कक्षा 6 का पहला वीडियो वहाँ रहे आपके लिए। इसके बाद में जो भी कमेंट बॉक्स करो, आप कमेंट में जरूर करना क्या क्या आगे सुधारने की कोशिश करेंगे। आप जैसे बोलोगे वैसे बनाने की कोशिश करेंगे। अब है इसका दूसरा अध्याय, राजस्थान का इतिहास। पहला क्वेश्चन है, मत्स्य जनपद की राजधानी थी। तो मत्स्य जनपद की राजधानी क्या थी? तो इसका आंसर दीजिए। तो मत्स्य जनपद की राजधानी क्या थी? बताइए। विराट नगर। तो पहले तो ये बताइए कि जनपद क्या होता है। तो आपको पता है जनपद कितने थे? 16 महाजनपद थे। 16 महाजनपद का उल्लेख किसमें मिलता है? तो आपको पता है अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, भगवती सूत्र में। अब आप 16 महाजनपदों का बात कर रहे हो तो ये कब की बात है? तो ये बात है जैन धर्म और बौद्ध धर्म से पहले, लगभग इनकी बात है 600 ईसा पूर्व। 600 ईसा पूर्व ये महाजनपद आए थे, जिनमें मत्स्य जनपद कहाँ था? अपनी अभी जो बात करते हैं बेराट जयपुर, वहाँ की बात करते हैं तो वहाँ था। ठीक है, इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है, कोटा बूंदी का क्षेत्र कहलाता है। तो कोटा बूंदी का क्षेत्र क्या कहलाता है? हाड़ौती कहलाता है। ठीक है, शेखावाटी का क्षेत्र में कौन कौन से जिले सम्मिलित होते हैं? तो आपको पता है शेखावाटी में झुंझुनू होता है, सीकर होता है, और कौन सा होता है? चूरू होता है। मालव प्रदेश जानते हो, झालावाड़ प्रतापगढ़ का क्षेत्र मालव प्रदेश था। इसी तरह वागड़ एक होता है, बागड़ वागड़ बागड़ जानते हो आप कहाँ पर है? तो वागड़ क्षेत्र आपके बांसवाड़ा डूंगरपुर वाला क्षेत्र आपके वागड़ क्षेत्र कहलाता है। इसी तरह तीसरा क्वेश्चन है, ब्यावर अजमेर का क्षेत्र कहलाता है। तो इसका आंसर दीजिए। ब्यावर और अजमेर का क्षेत्र क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है मेरवाड़ा। क्या कहलाता है? मेरवाड़ा। अब मेरवाड़ा कहलाता है तो इसमें आप क्या सकता है कि मेर 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 रेजिमेंट, आपको नाम सुना होगा राजस्थान में। इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए कि राजस्थान में 1857 क्रांति के समय कितनी सैनिक छावनियां थी, और कितनी सैनिक छावनियां थी, और उनमें से कितनी सैनिक छावनियों में 1857 क्रांति का विद्रोह नहीं हुआ था। इसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4, जयपुर व उसके आसपास के क्षेत्र की भाषा कौन सी कहलाती है? इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर है ढूंढाड़ी। कौन सी? ढूंढाड़ी इसकी भाषा कहलाती है। आपको ध्यान रखना है। हाड़ौती क्षेत्र की, वागड़ी बागड़ क्षेत्र की। अगला क्वेश्चन है, महाभारत कालीन 2 जनपद कौन कौन से थे? तो महाभारत कालीन 2 जनपद थे, कौन कौन से? मत्स्य और शिवी। तो मत्स्य और शिवी 2 महाजनपद राजस्थान में थे, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है, यानी कि सबसे प्राचीनतम वेद या ग्रंथ कौन सा माना जाता है? ऋग्वेद सबसे प्राचीन माना जाता है, और सबसे नवीन अर्थवेद सबसे नवीन माना जाता है। ऋग्वेद के बारे में बात करें तो इसमें कुल मिलाकर 10 मंडल है। कितने मंडल है? कुल मिलाकर इसमें 10 मंडल है। और 10वें मंडल का पूछते हैं कि ऋग्वेद के कौन से मंडल में, 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का उल्लेख मिलता है। कौन सूक्त का? पुरुष सूक्त का। अब पुरुष सूक्त क्या है? तो पुरुष सूक्त में पता है कि ब्रह्मा के अंगों से 4 वर्णों की उत्पत्ति मानी गई है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये आपको ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन है 7वां, शेखावाटी में सम्मिलित जिले हैं। तो शेखावाटी में कौन कौन से जिले सम्मिलित है? तो पहले बताया था सीकर, चूरू, झुंझुनू। ठीक है, इसके अलावा आपको एक क्वेश्चन प्रैक्टिस शेयर कर देता हूँ। आपके जो 7 संभागों में प्रत्येक संभाग में कौन कौन से जिले हैं, ये आपको बताने हैं। कौन कौन से जिले कौन कौन से संभाग में हैं। इसके बाद में खानवा के युद्ध में
राणा सांगा की ओर से बाबर के विरुद्ध लड़ते हुए मारा गया वह था, कौन था? इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर दोगे तो हसन खां मेवाती, यानी कि हसन खां मेवाती था जो राणा सांगा की ओर से बाबर से विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया था। इसके बाद में ये क्वेश्चन आपके अभी देखोगे तो राणा सांगा की तरफ से आपसे पूछा गया था अ, उसमें, जिसपे ऑब्जेक्शन लगने के कारण ये डिलीट भी हो गया था। उसमें दो दो आंसर दिए हुए थे। अगला है मालव देश के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र आता था? तो मालव देश के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र आता था? तो बताइए। तो इसके अंतर्गत आता था टोंक, प्रतापगढ़ और झालावाड़। टोंक, प्रतापगढ़, झालावाड़, ये आपको ध्यान रखना है। सिवी जनपद की राजधानी कौन सी थी? तो सिवी जनपद की राजधानी बताइए। तो इसकी राजधानी थी मादिका। कौन सी थी? मर्दिका। आप जानते होंगे कि चित्तौड़गढ़ को प्राचीन काल में क्या कहा जाता था और किसने बसाया था? चित्रांगद मौर्य ने उसको बसवाया था और मौर्य जनपद की उसमें जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन है, वंश भास्कर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय है इतिहास जानने के स्रोत में वंश भास्कर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो बताइए इसका। तो वंश भास्कर लेखक के जो लेखक है वह है सूर्यमल मिश्र। कौन है? सूर्यमल मिश्र, जो बूंदी रियासत से संबंधित है, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में दयालदास विख्यात, बाकीदास विख्यात, श्यामलदास जो उदयपुर से संबंधित थे, आपको ध्यान रखना है कौन कौन सी रियासत से संबंधित थे। ये बाकीदास और दयालदास जोधपुर रियासत से संबंधित थे और श्यामलदास उदयपुर से संबंधित थे। और सूर्यमल मिश्र, इन्होंने 1857 के समय भी महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी थी और श्यामलदास उदयपुर से संबंधित थे। श्यामलदास के समय ही आपको पता होगा स्वामी दयानंद सरस्वती उदयपुर आए थे, जहां पर उन्होंने वैदिक पौराणिक सभा की स्थापना भी की थी। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज विजय नामक महाकाव्य के लेखक कौन है? तो इसमें बताइए। तो इसके लेखक है पृथ्वीराज विजय के नामक महाकाव्य के लेखक कौन है? तो इसका आंसर है जयनायक। अगर मैं इसमें दे देता कि पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है, तो दोनों हो जाते हैं सेम टू सेम, पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज रासो। तो आपको ध्यान रखना है पृथ्वीराज विजय में जे आ रहा है, जे। जैसे इसका आंसर होता है जय नायक। जय नायक में भी आगे जय आ रहा है, जिस कारण पृथ्वीराज विजय के महाकाव्य के लेखक कौन माने जाते हैं? तो जय नायक इसके लेखक माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन, हमीर महाकाव्य के लेखक कौन है? चलो ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्योंकि हर बार रिपोर्ट होते हैं हमीर काव्य, हमीर महाकाव्य, हमीर रासो अलग अलग होते हैं, तो अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस तरह से। तो इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर है नयन चंद्र सूरी इसके हमीर महाकाव्य के लेखक है। अगला, कानड़ देव प्रबंध के लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है? सही से इसका आंसर दीजिए। तो पद्मनाभ इसके लेखक है। आपको पता है कानड़ देव ने अलाउद्दीन के साथ युद्ध किया था जालोर में, सिवाना दुर्ग, वीर नारायण, सब आपको पता है। अगला क्वेश्चन है, एनाल्स एंड एंटिक्विटी ऑफ राजस्थान के लेखक कौन है? कर्नल जेम्स टोड राजस्थान के इतिहास के पिता भी कहलाते हैं, आपको पता है। नयन चंद्र सूर्य ने क्या लिखा था? हमीर महाकाव्य। पद्मनाभ ने क्या लिखा था? कानड़ देव प्रबंध। ये आपको ध्यान रखना है। कर्नल जेम्स टोड ने 1827 में लिखी थी पुस्तक एनल्स एंड एंटिक्विटी ऑफ राजस्थान। अगला है, प्रशंसा में लिखे गए अभिलेख को क्या कहा जाता है? अगला क्वेश्चन, प्रशंसा में लिखे गए अभिलेख को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर है प्रस्तुति, यानी कि प्रस्तुति को कहा जाता है। आपको तामपत्र ध्यान रखना है, जैसे पूर्व का तामपत्र, बनेडा का तामपत्र, ये अलग अलग तामपत्र में आपको ध्यान रखना है कौन से तामपत्र किस किस के महारानी के संबंधित थे। अगला क्वेश्चन, अगला अध्याय तो अगला अध्याय है राजस्थान के प्राचीन सभ्यता स्थल। तो पहला क्वेश्चन इसमें, कालीबंगा किस जिले में स्थित है? ठीक है, कालीबंगा हो या पीलीबंगा हो या आपकी आहाड़ हो, सब सभ्यताएं आपको पहले आपको कौन से जिले में, ये आपको याद होना चाहिए। तो कौन से जिले में है? हनुमानगढ़ जिले में स्थित है कालीबंगा सभ्यता। ये हड़प्पा कालीन सभ्यता भी मानी जाती है और ये राजस्थान का प्रथम नगर भी माना जाता है। कौन सा प्रथम नगर? कालीबंगा राजस्थान का प्रथम नगर। फिर प्रथम नगर है तो प्रथम ग्राम गांव कौन सा है? तो प्रथम गांव आहाड़ माना जाता है। आहाड़ सभ्यता कहाँ पर है? उदयपुर में, आपको पता है। तो आहाड़ सभ्यता उदयपुर में है, ये प्रथम ग्राम माना जाता है। ठीक है, जयपुर में पता है आपको बीकानेर में क्या है? पुंगल, जो आपको जयपुर में पता है विराट सभ्यता है।
अशोक का महाबृहद शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ? अगला क्वेश्चन, तो कहाँ से प्राप्त हुआ? विराट से प्राप्त हुआ। आपको पता है विराट वही है विराट नगर, जिसको मत्स्य जनपद की राजधानी कहा जाता था। इसी तरह आहड़ कहाँ पर है? उदयपुर में। गणेश्वर कहाँ पर है? सीकर में। बालातल कहाँ पर है? बताइए मुझे। उदयपुर में है। ठीक है। गणेश्वर में क्या मिला? इसको ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी भी कहा जाता है। ठीक है। इसी तरह आहड़ में यूनानी मुद्राएं भी मिली है। बालाथल आपको जानते हो क्या मिला, वो आपको देखना है। ये सब विस्तार से किताब में दिए हुए हैं, मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तीसरा क्वेश्चन है, नाश्ता व पक्षी किस सभ्यता से मिला है? इसका आंसर दीजिए फटाफट। तो विराट सभ्यता से नाश्ता व पक्षी मिला है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, किस सभ्यता से 8 पंचमार्क और 28 भारतीय यूनानी शासकों की मुद्राएं मिली है? तो इसका आंसर है, कौन सा है? बेराट। बेराट आपको पता है बेराट को किसने नष्ट किया था और किसने, आपको पता होगा इसको किसने खोजा था? इसके आंसर आपको खोजने हैं कि बेराट की सभ्यता की। यहाँ पर आपको जो बुद्ध के त्रिरत्न है वो यहाँ पर मिले हैं, बुद्ध धर्म संघ। और साथ में बेराट की खोज किसने की थी, इसको नष्ट किसने किया था? और एन सांग, जिसको यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, उसने भी यहाँ की यात्रा की थी। तो आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है कि बेराट की खोज किसने की थी। ठीक है, यानी कि महाबृहद शिलालेख किसने खोजा था। अगला क्वेश्चन, विजय की पहाड़ी और बीम की डूंगरी किस सभ्यता से संबंधित है? तो ये सभ्यता से संबंधित है, तो ये बेराट से संबंधित है। बेराट से देखो मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ ताकि आप कम से कम समय में अधिक से अधिक पढ़ सकें, और अधिक से अधिक इसको विस्तार से पढ़ने के लिए आप किताब भी देख सकते हैं जो हमने व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड कर रखी है। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगी। आपको जुड़ने के लिए आप 74 140 35 392 पर मैसेज कर सकते हैं, उस पर आप इस पर जुड़ सकते हैं, वहाँ पर आपको वो किताब मिल जाएगी। अगला, किस सभ्यता से हाथ से बुने हुए वस्त्र प्राप्त हुए हैं? तो इसका आंसर है दोनों से, विराट से और बालातर दोनों से हाथ से बुने हुए वस्त्र प्राप्त हुए हैं। अब हाथ से बुने हुए वस्त्र, अब बुने हुए आ रहा है तो बुने में क्या है? ब, बू। तो बुने में ब आ रहा है, तो ब में बालातर में ब आ रहा है, विराट में ब आ रहा है, तो यानी कि विराट और बालातर से बुने हुए वस्त्र मिले हैं। अगला, सातवां, ताम्र संचय संस्कृति कहा जाता है। तो ताम्र संचय संस्कृति किसे कहा जाता है? तो गणेश्वर सभ्यता को ताम्र संचय संस्कृति कहा जाता है। और बता दिया आपको। रेड, इसको लोह नगर भी कहा जाता है। रेड को आधुनिक टाटा नगर भी कहा जाता है। इसको रेड को आधुनिक 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 टाटा नगर, टाटा नगर। अब एक टाटा नगर क्यों? टाटा नगर का मतलब ये है कि भारत में सर्वप्रथम जो इस्पात का कारखाना लगा था वो 1907 में लगा था। स्वर्ण रेखा नदी के किनारे जमशेद जी टाटा ने लगाया था। इस कारण इसको टाटा नगर भी कहा जाता है, यानी कि टाटा किंग, यानी कि लौह इस्पात के लिए प्रसिद्ध है। तो रेड में लौह उपकरण अधिक मात्रा में मिले थे, इस कारण इसको ताम्र संचय संस्कृति भी कहा जाता है। किसको? गणेश्वर, इसको गणेश्वर को। इसके बाद में 8वां क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया? सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया? तो आंसर दीजिए। तो तांबा। तांबा, इसको तांबा का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। यानी कि पाषाण के बाद में, पाषाण सभ्यता के बाद में कौन सी सभ्यता आती है? ताम्र सभ्यता आती है। ताम्र सभ्यता के बाद में फिर लोह युगीन सभ्यताएं आती है। ठीक है, इस तरह से क्रम रहता है। अगर आपसे क्रम पूछे तो पाषाण युगीन सभ्यताएं, ताम्र युगीन सभ्यताएं, लोह युगीन सभ्यताएं। आपको पता होगा कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो लोह से परिचित नहीं थे, और लोह का सर्वप्रथम जो पता लगा वो लगभग 1000 ईसा पूर्व लगा। 1000 ईसा पूर्व इसका लोह का पता लगा था। और सर्वप्रथम जो लोह धातु मिली थी वो कहाँ से मिली थी? अतिरंजन खेड़ा से। अतिरंजन खेड़ा से सर्वप्रथम लोह धातु मिली थी। ये आपको ध्यान रखना है भारत में। 9वां क्वेश्चन है कि अग्निकुंड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा से अग्निकुंड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, वेदिकाएं प्राप्त हुई है। अगला क्वेश्चन, 10वीं और 11वीं शताब्दी में किस सभ्यता के को आगाटपुर के नाम से जाना जाने लगा? आगाटपुर के नाम से जाना जाने लगा, तो बताइए। तो आगाटपुर के नाम से आहड़ को जाना जाने लगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में
5वां अध्याय है। तो 5वां अध्याय आज़ादी से पूर्व राजस्थान सरकार का स्वरूप। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में, जो अगला वीडियो आएगा उसमें कक्षा 6 से लेकर 6 और 7 इन बुक का पूरा सिलेबस कवर करेंगे। और साथ में कक्षा 8, 9, 10 हमारे राजस्थान के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनको आपको जल्दी ही यूट्यूब के माध्यम से आपको अपलोड करा दिया जाएगा। और जो भी बचे हुए हैं जैसे 11वीं 12वीं हमारा राजस्थान का अध्ययन, ताकि आपके राजस्थान से संबंधित प्रत्येक क्वेश्चन आपके कवर हो सके। चलो इस अध्याय को भी कंप्लीट कर लेते हैं, ताकि जो बचेगा उसको बाद में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। चलो देखते हैं। सेना को वेतन देने और सेना संबंधी अनेक कार्यों की जिम्मेदारी होती थी। किसकी जिम्मेदारी होती थी? तो आपको ध्यान रखना है, बख्शी की जिम्मेदारी होती थी। खजांची खजांची कौन होता था? कोषागार का जो होता था रक्षक, खजांची कहलाता था। बख्शी सेना संबंधी काम करता था। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। तो बताइए, प्रथम निर्वाचित पूछ रहे हैं तो टीकाराम पालीवाल थे। टीकाराम पालीवाल के बाद में 2 वर्ष के बाद में लगभग आपको पता होगा कि आपके क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि राजस्थान के ऐसे कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने मुख्यमंत्री थे जिन्होंने विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ा था। तो आपका नाम आपको पता होगा, हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री जो राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री थे, उन्होंने प्रथम विधानसभा चुनाव को नहीं लड़ा था। इस कारण वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए थे पहले, अब बनना भी नहीं चाहते थे शायद वो, जिस कारण उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा था। अगला है जे नारायण व्यास। इसके बाद में जे नारायण व्यास मुख्यमंत्री बने। मोहनलाल सुगाड़े राजस्थान के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री बने। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? इसका आंसर बताइए। तो प्रथम वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। बेंटिक पता है आपको, सती प्रथा राजा राम मोहन राय के समय प्रतिबंध की थी। माउंट बेटन पता है आपको कहाँ था? टीकाराम पालीवाल, ये मुख्यमंत्री राजस्थान का। अगला क्वेश्चन, राज्य की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता था? राज्य की सबसे छोटी इकाई को क्या जाता था? इसका आंसर है ग्राम। ठीक है। राजस्थान के प्रथम विधानसभा के चुनाव कब हुए? तो राजस्थान के प्रथम विधानसभा के चुनाव 1952 में आयोजित किए गए। आपको पता होगा, ताजुब होगा कि राजस्थान के प्रथम विधानसभा चुनाव में एक भी महिला नहीं चुनी गई थी। ठीक है, एक भी महिला विधायक नहीं चुनी गई थी, ये आपको पता होगा। और 166 सदस्य विधानसभा थे। अगला, राज्य की संपूर्ण शक्ति का स्रोत केंद्र होता था। तो कौन सा होता था? तो राजा ही स्रोत शक्ति का केंद्र होता था। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस एक का कार्य आमदनी और खर्च संतुलित बनाए रखना तथा बचत को सुरक्षित राजकोष में वृद्धि करना था? तो इसका आंसर है खजांची का कार्य था ये। अगला, 1835 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम को लागू किया गया। तो इसको लागू किया गया कब किया गया? 1 अप्रैल 1937 को इसको लागू किया गया था, भारत सरकार अधिनियम को। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम को। आपको जो अधिनियम थे, जैसे तो आपको 1909 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम और 1935 का अधिनियम, आपको इसकी मुख्य मुख्य बातें ध्यान रखनी है। इसमें कौन कौन सी मुख्य बातें थी? जैसे 1909 के अधिनियम के तहत मुस्लिमों को प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र का अधिकार दिया गया। इसके बाद में 1919 के अधिनियम में प्रांतों में देश शासन व्यवस्था लागू की गई और 1935 में प्रांतों में स्वशासन यानी कि स्वायत्तता प्रदान की गई और केंद्र में देश शासन लागू किया गया। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो इसी तरह 1935 का जो अधिनियम है वो भारत के संविधान का सबसे बड़ा स्रोत है। अधिकांश अनुच्छेद, अधिकांश परिभाषाएं इसी अधिनियम से ली गई थी। अगला क्वेश्चन है, वह पत्र जिसमें शासक द्वारा प्रदान की गई जागीर का उल्लेख होता था कहलाता था? तो वह कहलाता था जागीर पट्टा। ठीक है, जागीर पट्टा। अब मनसबदारी क्या थी? ये मुगल साम्राज्य के द्वारा जो मनसब प्रदान किया जाता था अकबर के द्वारा, वो था। यानी कि मैं आपको अभी बताऊंगा कि किस तरह से हम क्वेश्चनों को आंसर कर सकते हैं, किस तरह से उनका क्वेश्चन को छाड़ सकते हैं। मैं पूरा आपको राजस्थान से संबंधित पूरा चैप्टर करने की कोशिश करूंगा। और आपकी सेकंड ग्रेड के जो आपके एसएसटी है और प्रथम पेपर है सेकंड ग्रेड का, फर्स्ट पेपर और सेकंड ग्रेड का एसएसटी का पेपर है, इन दोनों को तो मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा। साथ में ही आपकी जो रिटन भर्ती परीक्षा है, रिट की जो सेकंड लेवल है, उस सेकंड लेवल को भी मैं आपको पूरा कंप्लीट कराऊंगा इस यूट्यूब के माध्यम से। बस जुड़े रहिए और अधिक से अधिक आप भी सेल्फ स्टडी कीजिए। सेल्फ स्टडी के माध्यम से आप निरंतर
ऊंचाइयों को छुएंगे और आगामी रिट भर्ती में आप जरूर सफल होंगे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।